गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। आज मैं अपने संवैधानिक इतिहास के लेक्चर को आगे बढ़ाऊंगा। अभी तक मैंने आपसे 1773, 1784, 1786, 1793, 1813 के अधिनियम की चर्चा की। इन सभी एक्ट, चार्टर एक्ट या में क्या क्या प्रावधान थे, उन सबको मैंने बताया। अब मैं आज चर्चा करूंगा 1833 के चार्टर एक्ट की। ये भारत के संवैधानिक ऐतिहासिक घटनाक्रम में, यानी कि ये संविधान के ऐतिहासिक पृष्ठभूमि में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। इसमें कुछ ऐसे परिवर्तन थे जो कि परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो 1833 की अगर हम बात करें तो 1833 का जो चार्टर एक्ट था, उसमें सबसे पहला प्रावधान, मुख्य प्रावधान यही था कि इस अधिनियम के अंतर्गत कंपनी के लीज को 20 वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया था। कि कंपनी जो लीज पर आई थी, यानी अब कंपनी के भारत में रहने का जो समय था उसको 20 वर्षों के लिए और बढ़ा दिया गया। हाँ, लेकिन इसके साथ ही साथ कंपनी के व्यापारिक कार्यों को पूरी तरह से समाप्त कर दिया गया। मतलब 1813 के अधिनियम में केवल व्यापारिक एकाधिकार को ही समाप्त किया गया था, लेकिन 1833 के अधिनियम में कंपनी ने पूरी तरह से कंपनी के व्यापारिक कार्यों को समाप्त कर दिया और यह कहा कि अब कंपनी एक प्रशासनिक और राजनैतिक कार्यों को भी करेगी। यानी कि अब यहां से कंपनी का स्ट्रक्चर बदल गया। यानी कि जो कंपनी पहले व्यापार करने की दृष्टि से आई थी, अब वो कंपनी धीरे धीरे प्रशासनिक कार्यों में ज्यादा इन्वॉल्व होगी। तो इस प्रकार 1833 का एक महत्वपूर्ण बिंदु था कि अब कंपनी का यहां से व्यापारिक कार्य खत्म होगा। अब अगर बात की जाए उसके बाद क्या है, देखिए 1833 में जो गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी परिषद थी, मैंने आपको समझाया था कि 1773 के एक्ट में गवर्नर जनरल और कार्यकारिणी परिषद की संकल्पना आई। तो गवर्नर जनरल को सलाह देने के लिए जो कार्यकारिणी परिषद थी, उसकी संख्या मैंने बताया था कि पिछले एक्ट में घटा करके 4 से 3 कर दी गई थी और 21 एक्ट में की गई थी। आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे, यानी कि आप ये बताएंगे कि किस अधिनियम के अंतर्गत गवर्नर जनरल के कार्यकारिणी परिषद की संख्या को घटाकर 4 से 3 कर दिया गया था। तो इस एक्ट में पुनः जो है कार्यकारिणी परिषद की संख्या को 4 किया गया, जो कि 3 थी, अब बढ़ा करके 4 कर दिया गया। यानी कि अब कार्यकारिणी परिषद में 4 सदस्य होंगे और चौथा सदस्य जो है वो एक विधि सदस्य होगा, यानी कि लॉ मेंबर होगा। यानी कि चौथे सदस्य होंगे वो लॉ मेंबर के रूप में कार्य करेंगे, जो कि विधि का संहिताकरण, यानी कि वो लॉ को कोडिफाई करेंगे। लॉ को कोडिफाई करने का मतलब है कि कानून की व्याख्या करना, उसको लेकर के कहीं कोई विवाद ना हो, कानून को ठीक रूप से परिभाषित करना। तो यानी कि जो चौथा सदस्य होगा वो विधि सदस्य, यानी कि लॉ मेंबर के रूप में होगा। लेकिन ये जो कार्यकारिणी परिषद में चौथा सदस्य विधि सदस्य या लॉ मेंबर के रूप में जोड़ा गया था, इसे वोटिंग राइट दिया नहीं गया था। यानी कि ये गवर्नर जनरल की काउंसिल में एक विधि के मामले में इन्वॉल्व रहेगा, लॉ को कोडिफाई करेगा, विधि को परिभाषित करेगा, जहां कहीं विधि को लेकर के अस्पष्ट व्याख्या होगी उसको स्पष्ट करेगा, लेकिन यह कार्यकारिणी परिषद में वोटिंग राइट नहीं रखेगा। तो और ये चौथा जो लॉ मेंबर के जो पहले विधि आयोग, जो विधि सदस्य के रूप में बने थे कार्यकारिणी परिषद में, उनका नाम था लॉर्ड मैकाले। तो लॉर्ड मैकाले इस 1833 के अधिनियम के अंतर्गत जो चौथा सदस्य विधि सदस्य के रूप में था, वो पहले लॉर्ड मैकाले ही बने। और इसी अधिनियम के अंतर्गत 1834 में
पहला विधि आयोग भी बना था। तो इसी अधिनियम के अंतर्गत 1834 में पहला विधि आयोग भी बना। अब और इसमें एक महत्वपूर्ण बात यह भी कही गई कि बंगाल के गवर्नर जनरल को अब भारत के गवर्नर जनरल के रूप में जाना जाएगा। ऐसा क्यों किया गया? क्योंकि धीरे धीरे जो है अब अंग्रेजों की प्रेसिडेंसी का विस्तार हो रहा था, तो अब उनके पास एरिया बड़ा था, तो इसीलिए अब उन्होंने बंगाल के गवर्नर जनरल को अब भारत के गवर्नर जनरल के रूप में स्थापित कर दिया। और आप मेरे कमेंट बॉक्स में यह बताएंगे कि भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन था। आप याद कीजिए 1773 में बंगाल का गवर्नर जनरल हुआ। अब 1833 में आकर के अब वही गवर्नर जनरल भारत के गवर्नर जनरल के रूप में कार्य करेगा। देखिए, इस अधिनियम में एक महत्वपूर्ण बात यह भी थी, इस अधिनियम में यह भी कहा गया था कि जो आईसीएस में भर्ती होगी वो परीक्षाओं के माध्यम से होगी, कि एक ओपन कंपटीशन कराया जाए, कहा गया था। लेकिन लागू नहीं हुआ क्योंकि कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स ने इसका विरोध कर दिया था, क्योंकि इसमें यह भी कहा गया था कि इस ओपन कंपटीशन में इंडियंस को भी मौका दिया जाए। लेकिन ये ध्यान रखिए, लागू नहीं हो पाया था क्योंकि कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स ने इसका विरोध कर दिया था। अब ये आगे जाकर के लागू होगा, तो इसीलिए इसको आप ध्यान रखिएगा कि ओपन आईसीएस में भर्ती के लिए ओपन कंपटीशन कराने की बात कही गई, लेकिन कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स ने इसका विरोध किया था क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि भारतीय भी इसमें शामिल हो। लेकिन ये जाकर के आगे लागू होगा, जो आप अगले एक्ट में आप देखेंगे। तो ये जो मैंने बताया ये 1833 के एक्ट की एक महत्वपूर्ण बात थी। हाँ, लेकिन एक और इसमें बात थी, इस एक्ट के माध्यम से एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेटिव यानी कि कार्यपालिका यानी कि या प्रशासनिक, आप कह सकते हैं इस एक्ट के माध्यम से प्रशासनिक और विधायी कार्यों को भी अलग करने का प्रयास किया गया था कि प्रशासनिक कार्य अलग होंगे, विधायी कार्य अलग होंगे। लेकिन यह भी लागू नहीं हो पाया था। देखिए, प्रशासनिक कार्य अलग और विधायी कार्य अलग होगा, इसका मतलब यह था कि जो विधान बनाएंगे वो प्रशासन में नहीं जाएंगे, क्योंकि अगर वो कोई गलती करते हैं तो उसको दबा लिया जाएगा। मतलब अगर जो विधान बनाने वाले ही प्रशासन में इन्वॉल्व हो जाएंगे तो अगर उनसे कोई कमियां या गलती होती है तो वो उसको छिपा ले जाएंगे। इसीलिए कहा गया था कि विधायी और प्रशासनिक कार्यों में अलगाव किया जाए, विधायी कार्य अलग हो, प्रशासनिक कार्य अलग हो। तो इस प्रकार ये सभी 1833 के अधिनियम की महत्वपूर्ण बातें थी। अब मैं चर्चा करूंगा 1853 के अधिनियम की। अब अगर 1853 के चार्टर एक्ट की बात करें तो ये एक अंतिम चार्टर एक्ट था, क्योंकि इसके बाद एक बहुत बड़ा परिवर्तन आने वाला है जो 1858 के अधिनियम के रूप में सामने आएगा। लेकिन पहले हम 1853 के अधिनियम को समझेंगे। देखिए, इस अधिनियम में सबसे बड़ी बात यह आई कि इस अधिनियम में जो मैंने कहा था कि 1833 में विधायी और प्रशासनिक कार्यों को अलग करने की बात की गई, यानी कि एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेटिव ये दो अलग अलग क्षेत्र होंगे। लेकिन वो 1833 में कहा गया, लेकिन इंप्लीमेंट नहीं हो पाया। लेकिन यहां पर आकर के वो इंप्लीमेंट हुआ, यानी कि अब विधायी प्रक्रिया के निर्माण के लिए, यानी कि विधि के निर्माण के लिए एक अलग से ऑल इंडिया लेजिस्लेटिव काउंसिल का कॉन्सेप्ट सामने आया कि अब गवर्नर जनरल तो लॉ को एग्जीक्यूट करेंगे अपनी कार्यकारिणी परिषद के माध्यम से, लेकिन कानून बनाने के लिए एक अलग से ऑल इंडिया लेजिस्लेटिव काउंसिल होगी, जिसे हम विधान परिषद बोल सकते हैं। ऑल इंडिया या विधायी परिषद कह सकते हैं कि ऑल इंडिया लेजिस्लेटिव काउंसिल, यानी कि अखिल भारतीय विधायी परिषद होगी जो कानून बनाने का काम करेगी। और इसमें 12 सदस्य रहेंगे। ध्यान रखिएगा कि ये जो गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी परिषद थी ये एग्जीक्यूटिव थी, इसमें 4 मेंबर थे। लेकिन अब जो ऑल इंडिया लेजिस्लेटिव काउंसिल बनेगी इसमें 12 सदस्य होंगे। अब देखिए, यहां पर एक चीज कंफ्यूजन क्रिएट करती है कि आखिर कानून बनता कैसे था ब्रिटिश समय में। कभी हम
गवर्नर जनरल की काउंसिल कानून बनाने की बात करते हैं, कभी चार्टर एक्ट की बात करते हैं, तो कभी हम अब यहां पर ऑल इंडिया लेजिस्लेटिव काउंसिल आ गया। तो दिमाग में ये प्रश्न उठता है कि आखिर कानून बनाने की एक महत्वपूर्ण संस्था भारत में कौन सी थी ब्रिटिश काल में। तो जरा इसको समझना होगा कि भारत में जो कानून बनते थे ब्रिटिश काल में, उनके 5 स्रोत थे, यानी कि 5 ऐसे स्रोत थे जिनके माध्यम से कानून बन के भारत में आते थे ब्रिटिश सरकार के द्वारा। इन पहले 5 स्रोतों को समझना है। तो पहला स्रोत, तो अब देखिए 5 स्रोत थे जहां से कानून बन के भारत में आते थे ब्रिटिश सरकार की तरफ से। पहला था क्राउन के द्वारा, जो कि हम चार्टर एक्ट बोलते हैं, क्राउन के द्वारा कानून बन के आता था। दूसरा था ब्रिटिश पार्लियामेंट भी कानून बना के भेजती थी। तीसरा है गवर्नर जनरल और उनकी कार्यकारिणी परिषद, ये कानून बना के भेजती थी। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट भी था, वो भी कानून बनाता था। पांचवा था कि प्रेसिडेंसी के गवर्नरों को भी कुछ हद तक कानून बनाने का पावर दिया गया था, यानी कि 5 स्रोत थे। पहला क्राउन की तरफ से भी कानून बन के आता था, फिर गवर्नर जनरल और उसकी काउंसिल भी कानून बनाती थी। उसके बाद देखा जाए तो ब्रिटिश पार्लियामेंट द्वारा भी कभी कभी कानून बन के आते थे। सुप्रीम कोर्ट भी कानून कभी कभी बनाता था, और प्रेसिडेंसी के गवर्नर भी कानून बनाते थे। तो इस प्रकार के 5 स्रोत थे। तो इतने स्रोतों से लाभ बन के आ रहा है, तो इसीलिए भविष्य में समस्या होने लगी। कहा गया कि इतने सारे स्रोतों से कानून को अगर बनाया गया तो कहीं ना कहीं आपस में टकराव होगा, और होने ही लगा था। इसीलिए अब कहा गया कि अब भारत में कानून के निर्माण के लिए एक ऑल इंडिया लेजिस्लेटिव काउंसिल होगी, और यही विधान का भारत में निर्माण करेगी। तो ऑल इंडिया लेजिस्लेटिव काउंसिल का कॉन्सेप्ट इसीलिए लाया गया था ताकि ये जो अलग अलग तरीके से कानून बन के आते थे, इनको लेकर के जो विवाद या समस्या होती थी वो अब नहीं होगी। अब भारत में विधान के, यानी भारत में विधि के निर्माण के लिए अब एक अलग से ऑल इंडिया लेजिस्लेटिव काउंसिल होगी, जिसमें 12 सदस्य होंगे। तो यहां पर आप देख रहे हैं कि कार्यपालिका यानी कि आप एग्जीक्यूटिव और विधायी दोनों कार्य अलग किए गए। ये कुछ हद तक कहीं ना कहीं संसदीय व्यवस्था की नींव है। इसीलिए कुछ लोगों का ये कहना है कि 1853 के अधिनियम में हमें संसदीय व्यवस्था का कुछ लक्षण दिखाई देता है, क्योंकि जैसे हमारे यहाँ विधायिका अलग है, कार्यपालिका अलग है। अब वो अलग चीजें वो आगे समझेंगे इन दोनों में क्या संबंध है। तो विधायिका से ही कार्यपालिका का निर्माण हो जाता है। तो ऐसे यहां भी हुआ कि अब विधायी कार्य के लिए अलग होगा, ऑल इंडिया लेजिस्लेटिव काउंसिल होगी, और एग्जीक्यूटिव कार्य के लिए तो गवर्नर जनरल और इनकी एग्जीक्यूटिव काउंसिल है ही। लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा कि यहां पर गवर्नर जनरल और उनकी एग्जीक्यूटिव काउंसिल को, यानी कि गवर्नर जनरल और एग्जीक्यूटिव काउंसिल को यह वीटो पावर दिया गया था कि वो ऑल इंडिया लेजिस्लेटिव काउंसिल द्वारा बनाए गए नियमों पर वीटो का प्रयोग कर सकते थे। यानी गवर्नर जनरल को यह पावर दिया गया था कि ऑल इंडिया लेजिस्लेटिव काउंसिल यानी कि केंद्रीय विधान परिषद जो भी कानून बनाएगा उस पर वो वीटो का इस्तेमाल कर सकते थे। तो आप कह सकते हैं कि गवर्नर जनरल को बिल्कुल मजबूत किया गया ऑल इंडिया लेजिस्लेटिव काउंसिल बनाने के बाद भी। तो 1853 के एक्ट का यह सबसे महत्वपूर्ण प्रावधान था, जिसको थोड़ा आप समझिएगा। अब इस अधिनियम के माध्यम से भारत में यह कहा गया कि अब आईसीएस की जो परीक्षा अब जो भर्ती होगी ऑफिसरों की, वो परीक्षा के माध्यम से होगी, जो कि 1837 में कहा गया था, लागू नहीं हो पाया था। अब कहा गया कि अब जो भी अधिकारी नियुक्त होंगे कंपनी में, वो अब सीधा ओपन कंपटीशन से आएंगे, जिसमें भारतीयों को भी अवसर दिया गया। तो जो 1837 में प्रावधान था वो 1853 में लागू हो गया, यानी कि अब खुली प्रतियोगिता के माध्यम से अधिकारियों की भर्ती होगी, ना कि कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स के रिक्वेस्ट पर। और इसमें एक प्रावधान यह भी किया गया कि कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स
में कुल मिलाकर के 24 मेंबर थे। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स में कुल मिलाकर के 24 मेंबर थे। उन 24 से घटा करके उनकी संख्या 18 कर दी गई। यानी कि 24 थे शुरू से कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स में, जो कि पूरे कंपनी को डील करते थे। अब उनकी संख्या 18 हो गई और इसमें कंपनी के अधिकार को भारत में बढ़ाया गया, लेकिन यह नहीं कहा गया कि कितने समय तक के लिए बढ़ाया गया है। पहले तो आपने देखा 20-20 वर्षों के लिए बढ़ाते गए, लेकिन अब यहां कंपनी के अधिकार को बढ़ाया गया कि भाई कंपनी भारत में रहेगी, लेकिन कब तक रहेगी इसका कोई जिक्र नहीं किया गया। यानी कि अब यह संकेत था कि भविष्य में कंपनी को भारत से निकालने का बीज यही दिखाई देता है, कि उन्होंने समय नहीं बताया कि हम कंपनी को कितने समय तक के लिए भारत में रहने का अधिकार दे रहे हैं। तो यहीं से कहीं ना कहीं ब्रिटिश सरकार या ब्रिटिश क्राउन के मन में यह बात आ चुकी थी कि अब कंपनी को लंबे समय तक के लिए भारत में नहीं रखना है, और अवसर उन्हें जाकर के मिला 1800 और उनको अवसर दिया 1857 के संग्राम में। तो अब आप देख रहे हैं कि किस प्रकार 1773 से धीरे धीरे कंपनी के अंदर ब्रिटिश पार्लियामेंट का हस्तक्षेप बढ़ता चला जा रहा है। इसीलिए 1853 का जो एक्ट है वो अंतिम चार्टर एक्ट है। इसके बाद जो हम पढ़ेंगे 1858 का अधिनियम, वहां से क्राउन का शासन शुरू होता है। तो अब तक मैंने आपको ये सारी बातें बताई, 1773 से लेकर के 1853 तक के एक्ट की चर्चा की। देखिए, कुछ लोगों का कहना है कि सिर्फ वीडियो थोड़े लंबे बनाइए, लेकिन देखिए मैं धीरे धीरे संविधान के हर एक बिंदु पर चर्चा करते चलूंगा। मेरे वीडियो या मेरे लेक्चर 1 या 2 घंटे के होंगे, लेकिन अभी मैं इसको उचित नहीं समझता। धीरे धीरे आप इन सब के नोट्स बनाते हुए चलिए, और मेरी करंट अफेयर्स की सीरीज इस सैटरडे और संडे को, क्योंकि मैंने कहा था सैटरडे संडे को, तो अब मैं लॉन्च करूंगा, जिसमें आपको सिविल लेवल का या पीसीएस लेवल की घटनाओं के आधार पर जीएस की व्याख्या होगी। तो आप इस मेरे लेक्चर को पढ़ते जाइए, और अगर पसंद आए तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और आगे भी ये जब तक मैं संविधान खत्म नहीं कर लूंगा तब तक मैं किसी अन्य विषय पर चर्चा नहीं करूंगा। तो मेरे इस चैनल पर केवल 2 ही विषय चलेंगे, एक संविधान और दूसरा करंट अफेयर्स के साथ जीएस, जो मैं सेट 1 सेट 2 के नाम से चलाता हूं। उसमें मैं ज्योग्राफी भी बताऊंगा, और घटनाओं के आधार पर जो भी अनुच्छेद चर्चा में है, जो भी चीजें हैं, सब समझाऊंगा। लेकिन विषय के रूप में पहले मैंने संविधान ही शुरू किया है। तो आप इसको नोट्स बनाते चलिए।